हेलो स्टूडेंट्स, मैं भावना मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज 12। आप लोग को पता ही है कि कोरोना महामारी की वजह से आप लोग की कॉलेज में रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, इसलिए जयपुर आयुक्तालय से आदेशित किया गया है कि हम ई क्लासेस शुरू करें, इस तरह वीडियो बनाएं और यूट्यूब पर अपलोड करें ताकि आप लोग इनसे पढ़ सके घर बैठे। जैसे भी आप लोग फ्री बैठे होंगे लेकिन इनको पढ़ें ताकि आप लोग की तैयारी में ये हेल्प करें। तो देखिए, मैं आपको पढ़ाऊंगी बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अपन अपने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो बीएससी थर्ड ईयर की जो यहाँ का सिलेबस है उसके यूनिट फर्स्ट है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी वैसे आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, अपने सेकेंड ईयर में पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी हम दोबारा देखते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होती है। तो जब आप किसी अज्ञात संरचना वाली यौगिक पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के विकिरण आपतित करते हो, क्या आपको किसी यौगिक जिसकी आपकी संरचना का निर्धारण करना है वो यौगिक लेते हो आप और उस यौगिक पर विद्युत चुंबकीय विकिरण को आपतित करते हो, तो इसके आपतन से यह तो अवशोषण होता है या उत्सर्जन की घटना घटित होती है। इन घटनाओं के घटने से संक्रमण होते हैं और इस संक्रमण से आपको स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है और उस स्पेक्ट्रम का जब विश्लेषण प्राप्त करते हैं तो आपको क्या मिल जाती है? अज्ञात संरचना का, अज्ञात यौगिक जिसकी संरचना का हम निर्धारण कर रहे हैं उसकी संरचना आपको मिल जाती है। तो इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और जिस कार्बनिक यौगिक की आपको संरचना का निर्धारण करना है दोनों की मध्य आपतन होता है और संक्रमण के द्वारा आपको स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है और इस स्पेक्ट्रम के विश्लेषण से आपको संरचना का निर्धारण हो जाता है। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन है जब विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और कण के संचरण के पथ तीनों ही परस्पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। तो इस तरह के विकिरण को क्या कहते हैं? हम विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। जब चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और संचरण के पथ तीनों ही लंबवत होते हैं तो हम कहते हैं उन्हें विद्युत चुंबकीय विकिरण। आपने इस डेफिनेशन में देखा होगा स्पेक्ट्रम वर्ड आया, तो ये स्पेक्ट्रम क्या होता है? हम बार बार बोल रहे हैं कि हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है, स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करना है, उसके द्वारा हमें आणविक संरचना का निर्धारण करना है। तो ये स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो देखिए, जब हम विद्युत चुंबकीय विकिरण और किसी भी मेटल के मध्य अंतःक्रिया करवाते हैं तो हमें एक विभिन्न तरंग दैर्ध्यों का निश्चित पैटर्न प्राप्त होता है और इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, मेनली हमारे सिलेबस में क्या है? एनएमआर। क्या है? एनएमआर। एनएमआर की फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। क्या है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। देखिए, आपको यहाँ न्यूक्लियर वर्ड मिल रहा है अर्थात ये किससे संबंधित है? न्यूक्लियस से। ठीक, एनएमआर के लिए हमें कौन सी वेव की आवश्यकता होगी? ये देखिए, हम यहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसी की वेव का उपयोग करते हैं। हमें यहाँ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है और जब इन दोनों का उपयोग किया जाता है तो यहाँ पर क्या संपन्न होते हैं? न्यूक्लियर ट्रांजिशन संपन्न होते हैं और इन संपन्न ट्रांजिशन के द्वारा हमें क्या मिलेगा? स्पेक्ट्रम मिलेगा और इस स्पेक्ट्रम की ही व्याख्या करके हम प्राप्त क्या करेंगे? संरचना का निर्धारण करेंगे। तो देखिए, एनएमआर की ये डेफिनेशन क्या हुई? जब हम किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में विभिन्न नाभिकों के द्वारा रेडियो फ्रीक्वेंसी क्षेत्र की विकिरणों का अवशोषण किया जाता है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, तो यहाँ पर नाभिकीय संक्रमण संपन्न होते हैं और इन नाभिकीय संक्रमणों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? एनएमआर कहलाता है। ठीक है, एनएमआर 2 टाइप की होती है। यहाँ इसमें 2 तरह की स्टडी की जाती है, या तो किसकी, या तो हम करते हैं यहाँ पर प्रोटॉन की। इसका अगर हम इसके यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं तो हम इसको क्या कह देते हैं? पीएमआर। यदि अगर हम कार्बन 13 के नाभिक की व्याख्या कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं तो हम क्या कह देंगे यहाँ पर? सीएमआर। हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? पीएमआर। ठीक है, तो हम यहाँ किसकी बात करेंगे? सिर्फ कार्बनिक अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के प्रोटॉन की ही बात करेंगे, कार्बन की बात नहीं करेंगे। आगे देखिए, आपके नेक्स्ट टॉपिक है नाभिकीय चक्रण या नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण। अब ये नाभिकीय चक्रण और नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? तो देखो, आप
आप लोग को पता है कि नाभिक में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिस तरह नाभिक अपने अक्ष पर गति करता है तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी अपने अक्ष पर क्या करते हैं, गति करते हैं। अपने अक्ष पर गति कर रहे हैं तो इनका एक कोई ना कोई संवेग होगा, ठीक है। तो क्या होगा, जो अपनी क्वांटम यांत्रिकी है वो कहती है कि इस घूर्णन गति करते हुए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संवेग जो होता है वो होता है 1/2 h/2 पाई होता है। क्या होता है, 1/2 h/2 पाई होता है। और नाभिक में उपस्थित सभी कणों का जो परिणामी कोणीय संवेग होता है उसको हम क्या कहते हैं, नाभिकीय चक्रण कहते हैं या नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दोनों के परिणामी संवेग को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय चक्रण या चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, h/2 पाई √I × I+1 बहुत मैग्नेटॉन। आपको यहाँ पर दिखाई दे रही एक टर्म है I, ये I क्या होती है, इसे कहते हैं हम नाभिकीय चक्रण क्वांटम संख्या। क्या कहते हैं, नाभिकीय चक्रण क्वांटम संख्या। तो I क्या दर्शाती है, I क्या दर्शाती है, I नाभिकीय घूर्णन को दर्शाती है कि किस तरह अक्ष पर अपना घूर्णन करता रहता है, इसको कौन दर्शाता है, I दर्शाता है, ठीक है। आगे देखिए, ये I का जो मान होता है वो किस पर निर्भर करता है, I का मान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जैसे जैसे भिन्न भिन्न होगी I के मान भी क्या प्राप्त होंगे, आपको भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। तो देखिए, यदि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या, और परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या। तो आप देखो, यदि द्रव्यमान संख्या भी सम हो और परमाणु क्रमांक भी सम हो तो आपको I का मान क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मान क्या हो, सम हो, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या हो, विषम हो, इस स्थिति में आपको I का मान क्या मिल रहा है, 1 2 3, ठीक। अगर द्रव्यमान संख्या विषम हो और परमाणु क्रमांक सम या विषम, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो आपको क्या मिल रहा है, I का मान 1/2, 3/2, 5/2। इसके उदाहरण भी साथ में दिए गए हैं, इधर देखिए। पहले का उदाहरण क्या है, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन। कैसे, हीलियम में देखो प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 2, कितनी है वो, सम। हीलियम में देखो प्रोटॉन की संख्या 2 है और न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी है, 2। तो 2 + 2 4, जो कि क्या है, सम। तो दोनों के सम होने से I = 0 प्राप्त होता है। इस तरह आपको यहाँ पर 3 कैटेगरी मिली कि I के मान या तो 0 हो, या I का मान 1 2 3 पूर्णांक हो, या I का मान क्या हो, 1/2, 3/2, 5/2, इस तरह हो। तो देखो कि जो नाभिक जिनके I का मान क्या होता है, 0 प्राप्त होता है। अब अगर I का मान 0 होगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि उसके नाभिक की चुंबकीय आघूर्ण का मान भी क्या प्राप्त होगा, हमें 0 प्राप्त होगा, ठीक है। जब नाभिक की चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 प्राप्त होगा तो क्या उसका कोई चुंबकीय आघूर्ण होगा, नहीं होगा। अब जब उसका खुद का चुंबकीय आघूर्ण नहीं है तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से इंटरेक्ट नहीं करेगा। तो जब इंटरेक्शन ही नहीं करेगा तो हमें नाभिकीय संक्रमण प्राप्त नहीं होंगे, और जब नाभिकीय संक्रमण प्राप्त नहीं होंगे तो हम अध्ययन किसका करेंगे। तो इस तरह के जो नाभिक होते हैं उन्हें हम कहते हैं NMR इनेक्टिव। क्या कहते हैं, NMR इनेक्टिव। वो कोई तरह का NMR नहीं देते हैं। नेक्स्ट देखिए, I = 1 2 3 वाले जो नाभिक होते हैं ये क्या करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी क्षेत्र की विकिरण जो होती है बाह्य एक्सटर्नल फील्ड की उपस्थिति में उनसे इंटरेक्ट तो करते हैं, लेकिन इनका जो स्पेक्ट्रम होता है, इनकी जो अंतःक्रिया होती है वो बड़ी जटिल होती है, जिसका अध्ययन साधारणतः परिस्थितियों में नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इसकी स्टडी भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये वाला जिसका I का मान 1/2, 3/2, 5/2 मिल रहा है, ये ऐसे नाभिक होते हैं जो इजीली रेडियो फ्रीक्वेंसी क्षेत्र की विकिरण को एब्जॉर्ब कर लेते हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में। तो इस तरह के जो कक्षक होते हैं, नाभिक होते हैं, वो अच्छे NMR स्पेक्ट्रम देते हैं, तो हम NMR में इनकी ही स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आपने आज क्या देखा, आपने देखा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन, स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, कि किस तरह हम स्पेक्ट्रम प्राप्त करके हम आणविक संरचना का निर्धारण करते हैं। आपने देखा स्पेक्ट्रम क्या होता है। फिर हम अपने मेन टॉपिक पे आए NMR पर।
एनएमआर में आपने देखा कि एनएमआर होता क्या है, एनएमआर में किस किस की रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट के बाद में आपके क्या होता है, तो आपने देखा कि रेडियोवेव और एक्सटर्नल फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके द्वारा क्या होते हैं, न्यूक्लियर ट्रांजिशन होते हैं, जिनकी हम स्टडी करते हैं। और किसके बारे में क्या पता करते हैं, किसी भी कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित विभिन्न प्रकार के प्रोटॉन के बारे में पता करते हैं। ठीक है, फिर आपने देखा कि नाभिकीय चक्रण और चुंबकीय आघूर्ण कैसे होता है, इसका फॉर्मूला आपको मिला। ठीक, आपने देखा यहाँ न्यूक्लियर ट्रांजिशन टर्म देखी थी आपने, तो ये नाभिकीय ऊर्जा स्तर कहाँ से मिले, हम अभी बार बार यूज कर रहे हैं कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या होते हैं, नाभिक में भी ऊर्जा स्तर होते हैं। ये जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित नहीं करते हैं तब तक ये कैसे होते हैं, समभ्रंश होते हैं, अर्थात इनकी ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। लेकिन जैसे ही बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो ये क्या हो जाता है, इनका विपाटन हो जाता है, अर्थात क्या हो जाता है, विपाटित हो जाते हैं, इनके बीच में कोई ऊर्जा गैप आ जाता है, और ये ऊर्जा गैप क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। और इन ऊर्जा स्तरों के मध्य क्या उत्पन्न होते हैं, हमें संक्रमण उत्पन्न होते हैं, उसी के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ठीक, आपने आगे देखा कि ये आई के मान किस तरह प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या पे डिपेंड करते हैं और हमें आई के भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते हैं। और ये मान वाले नाभिक, कौन से मान वाले नाभिक ही एनएमआर एक्टिव होते हैं, कुछ एनएमआर इनएक्टिव होते हैं, इनकी स्टडी आज आपने की। आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इससे पहले आप देखिए इस वीडियो को आप कहाँ देख सकते हैं, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको इस यूट्यूब चैनल पर जाना पड़ेगा। देखिए क्या है ये, CCERAG-GC12, आप ये यूट्यूब चैनल पे जाएं, ये वीडियो प्राप्त करें। आगे की वीडियो के लिए हम नेक्स्ट क्लास का वेट करेंगे। थैंक यू।